हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। यहां पे आपके लिए यूज़फुल वीडियोस मिलते हैं, एजुकेशनल कंटेंट है क्लास 11 12 नीट जेई के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये वीडियो जो है यूज़फुल रहते हैं किसके लिए? आरबीएससी और सीबीएसई दोनों एग्जाम कवर करते हैं, दोनों का सिलेबस कवर करते हैं। अब नेक्स्ट बात जो करते हैं वो क्लास 12th के लिए ये वीडियो रहेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश और विद्युत क्षेत्र का चौथा चैप्टर है, चौथा वीडियो है और इसमें हम घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ेंगे। देखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास घर्षण द्वारा आवेशन। अब आवेशन की जो विधियां हैं वो हमारे पास तीन है। आवेशन की पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन है, दूसरी विधि हमारे पास प्रेरण द्वारा आवेशन है और तीसरी विधि हमारे पास चालन द्वारा आवेशन है। ये तीन विधियां हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक का एक वीडियो काफ़ी डिटेल में रहेगा और कंसेप्ट वाइज भी रहेगा। देखेंगे इसके अंदर किस तरह से आवेशन होता है। तो पहली बात, तो आवेशन का मतलब क्या होता है? आवेशन का मतलब होता है किसी उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया जाए। इलेक्ट्रॉन या तो जोड़ दिए जाए या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए। तो जब ऐसी कंडीशन रहती है तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और किसी ऑब्जेक्ट ने अगर इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से किस तरह से घर्षण द्वारा वस्तु को आवेशित किया जा सकता है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि इसकी अगर थ्योरी लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। थ्योरी में है कि यदि दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ घर्षण करवाया जाए, रगड़ा जाए, तो ऐसी कंडीशन में कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। देखेंगे भी डायग्राम, अभी लिखते हैं। यदि दो वस्तुओं को घर्षण करवाया जाए तो होता क्या है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर आ जाते हैं, जिससे जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह धनात्मक यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह वस्तु ऋण आवेशित यानी कि नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई वस्तु पॉजिटिव हो रही है तो उसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, त्याग किए हैं, और कोई वस्तु अगर ऋण आवेशित हो रही है, नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए होते हैं। ठीक है, देखते आगे। यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन है जो हमें ध्यान रखने होंगे, और वो कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्लास रॉड। ठीक है, कांच की छड़, ग्लास रॉड तथा सिल्क का कपड़ा अगर इनको रगड़ा जाए तो क्या होगा। ये हम ग्लास रॉड लेते हैं, कांच की छड़, ठीक है, और ये हम कपड़ा लेते हैं किसका, सिल्क का। अब इस छड़ को इसके साथ रगड़ा जाए, ऊपर नीचे रगड़ा जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सिल्क का जो कपड़ा है वो यहाँ बना देते हैं, और अभी रगड़ने के बाद में ये स्थिति है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और इसके ऊपर आ जाएंगे। सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ पे एक धनावेश आ जाएगा और यहाँ पे एक ऋण आवेश आएगा। इस वस्तु ये है क्या, कांच की छड़ है, ग्लास रॉड है, कांच की छड़ है। अगर ये वस्तु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी क्या शो करती है, एक धनावेश को
शो करती है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, नया आया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अधिक हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या चीज़ प्रदर्शित करती है, ऋण आवेश को प्रदर्शित करती है। तो ये जो सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, सिल्क का कपड़ा है, ये जो सिल्क का कपड़ा है ये क्या काम करेगा कि नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लो और रगड़ा जाए तो और ऊर्जा उत्पन्न होगी और एक इलेक्ट्रॉन और इधर आ जाएगा, ठीक है। ऊर्जा हम निकाय की बात कर रहे हैं, घर्षण ऊर्जा, वैसे ऊर्जा संरक्षित है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हम बात यहाँ कर रहे हैं कि घर्षण द्वारा जो ऊर्जा बनेगी उस ऊर्जा से ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आता है तो यहाँ पे और एक नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट दिखाई देते हैं। घर्षण द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ठीक है। और सेकंड बात हम काम कर रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव हो रहे हैं उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं। तीसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ पर आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो सिल्क का कपड़ा है जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, तो उतने ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक वस्तु धनात्मक और दूसरी वस्तु ऋणात्मक हो गई। जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वो धनात्मक, और इस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, सिल्क के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ साफ दिख रहा है कि घर्षण एक ऐसी विधि है आवेशन की जिसमें समान और विपरीत आवेश प्राप्त होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यदि कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाए, यदि कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के कपड़े पर आ जाते हैं, जिससे कांच की छड़ पॉजिटिव तथा सिल्क का कपड़ा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ आगे एक सवाल और बनता है कि कांच की छड़ से ही इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकले। ये भी तो हो सकता था कि सिल्क के कपड़े से इलेक्ट्रॉन इधर निकलने वाले हैं। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बने रहिए साथ में। लेकिन अभी हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अब आवेशन की जो घर्षण विधि है इसके अंदर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लेते हैं एबोनाइट और फर, ठीक है, या हम कह सकते हैं बिल्ली की खाल, कैट स्किन। ये अगर लेते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल सेम तरीका है। हम लेंगे एक एबोनाइट की छड़। एबोनाइट एक प्रकार का पदार्थ है और उसकी छड़ लेते हैं, रॉड एबोनाइट की छड़। और दूसरा हम लेते हैं ये कैट स्किन। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जब इन दोनों को रगड़ा जाता है तो घर्षण के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं। वहाँ कांच की छड़ में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन छड़ से कपड़े में ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे फर से या बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। तो जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वो धनात्मक, और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वो क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। अगर थोड़ा और रगड़ा जाए तो कुछ और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, और मान लो एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर हुआ तो एक प्लस और एक प्लस, और इधर की तरफ एक माइनस, इधर की तरफ एक माइनस, और इधर की तरफ रह जाएगा प्लस, ठीक है, और इधर की तरफ आ जाएगा माइनस। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अगर और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जितना ज़्यादा रगड़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता रहेगा। हम इस एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि ये जो बिल्ली की खाल है या फर है या बालों वाला कपड़ा है, तो इस टाइप का लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसने 3 इलेक्ट्रॉन
लूज किए हैं, त्याग दिए हैं, और एबोनाइट की छड़ ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इस पे 3 नेगेटिव आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जितने आवेश इस पे उत्पन्न हुए उतना ही है, इक्वल एंड अपोजिट आवेश चार्ज है और समान और विपरीत आवेश है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। यदि एबोनाइट की छड़ तथा बिल्ली की खाल को रगड़ा जाए तो बिल्ली की खाल से, कैट स्किन से, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल कर वो एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, जिससे बिल्ली की खाल कैसी हो जाती है? बिल्ली की खाल ऋण आवेशित तथा बिल्ली की खाल धनावेशित होती है, क्योंकि बिल्ली की खाल ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तथा एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि बिल्ली की खाल या फर ने इलेक्ट्रॉन त्यागे और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ये निर्भर करता है दोनों वस्तुओं के कॉम्बिनेशन से, कि हम हर कोई वस्तु नहीं ले सकते, कुछ खास कॉम्बिनेशन है उन्हीं को यहाँ पे लिया जाता है। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे अभी इसी वीडियो में, लेकिन पहले एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हम कंघे और बालों की एग्जांपल लें, कंघा तथा बाल, अगर हम ये कंघे को सूखे बालों में अगर रगड़ा जाए, सूखे बालों में रगड़ा जाए तो क्या होगा? अगर मान लो कंघे को सूखे बालों में रगड़ा जाए तो होगा क्या कि घर्षण के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर कंघे के ऊपर आ जाएंगे और ये कंघा जो आवेशित हो जाएगा। अब इस कंघे के पास में कागज के अगर छोटे छोटे टुकड़े रखे जाए, ठीक है, छोटे छोटे अगर टुकड़े रखे जाए तो क्या होगा? अगर छोटे छोटे टुकड़े रखे जाए तो होगा ये कि ये कागज के, ये बहुत छोटे टुकड़े डायग्राम में बड़े बनाए हुए हैं, तो इनमें प्रेरण की घटना होगी। ठीक है, प्रेरण से एक साइड इसकी पॉजिटिव और एक साइड इसकी नेगेटिव हो जाएगी। अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगी तो दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण बल होगा। ठीक है, इस तरह से कंघी और कागज जो है वो आपस में, कागज और कंघी एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाएंगे। ठीक है, कागज का एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक सवाल की। भाई इसके अंदर सवाल क्या है? हमने आपको बताया कि दोनों जो आवेश है वो बिल्कुल बराबर और विपरीत प्रकृति का होता है। जितना धनावेश एक वस्तु पर आता है उतना ही ऋण आवेश दूसरी वस्तु पर भी आता है। तो यहाँ पे हम एक सवाल लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि कांच की छड़ ही धनात्मक हुई और कांच की छड़ के साथ हमने रगड़ा था सिल्क का कपड़ा और सिल्क का कपड़ा ऋणात्मक हुआ। तो यदि, ठीक है, इसको क्वेश्चन कह सकते हैं, यदि कांच की छड़ तथा रेशम के कपड़े को रगड़ा जाए तो कांच की छड़ ही धनात्मक होती है। इसका मतलब कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सवाल का मतलब है कि रेशम का कपड़ा, ये जो सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, यहाँ पे हम सिल्क का कपड़ा जो है वो सिल्क का कपड़ा धनावेशित क्यों नहीं होता है? ठीक है, सिल्क का कपड़ा धनावेशित क्यों नहीं होता है? इसका कारण देखते हैं। एक टर्म होती है फिजिक्स में जिसको हम कार्यफलन कहते हैं।
कार्य फलन। कार्य फलन का मतलब होता है कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्य फलन कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अगर हम कार्य फलन को समझते हैं तो हमें ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि कांच की छड़ ही धनात्मक क्यों हुई। तो किसी छड़ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं। कार्य फलन, वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कार्य फलन है, कार्य फलन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? हम यहाँ समझते हैं कि ये हमारे पास कांच की छड़ है। इस कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े, सिल्क के कपड़े से रगड़ा है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई कांच की छड़ जो है, कांच की छड़ और सिल्क का कपड़ा, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसका जो कार्य फलन है वो मान लो 20 है और इसका जो कार्य फलन है वो है 30। अब जब हमने इसको रगड़ा तो इससे जो घर्षण से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो अब अगर ऊर्जा की जो वैल्यू है 25 है, ठीक, अगर 25 वैल्यू है तो इस 25 वैल्यू पे ये जो है कार्य फलन 20 होने के कारण ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कब त्यागेगा? 30 जब इसकी ऊर्जा होगी। ठीक है, ऊर्जा की यूनिट कोई भी हो सकती है। ये हमने केवल एक एग्जाम्पल लिया है, जो वैल्यू ली है वो केवल एक एग्जाम्पल समझने के लिए ली है। तो अगर मान लो उष्मा ऊर्जा इतनी मिलती है इन दोनों को, तो इन दोनों में से ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में सक्षम हो जाता है, लेकिन सिल्क का कपड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं पाता, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए एनर्जी जो है वो 30 चाहिए। ठीक है, वापस देखें, इसका जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? 20, यानी कि ये 20 पर इलेक्ट्रॉन त्यागने में सक्षम है और ये 30 पे इलेक्ट्रॉन त्यागने में सक्षम है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन है वो 30 है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने। तो अब जब ऊर्जा 25 इनको मिलती है तो ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग पाएगा। तो जिस पदार्थ का वर्क फंक्शन कम है वो पहले इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस दूसरे को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसी तरीके से अगर हम एबोनाइट की बात करें, ये एबोनाइट की छड़ है और यहाँ पे ले लेते हैं हम फर। ठीक है, एबोनाइट की छड़ है और ये फर है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ उल्टा हो जाएगा। मान लो इसका जो वर्क फंक्शन है, कार्य फलन है वो 40 है और इसका कार्य फलन जो है वो 30 है। अब घर्षण से जो ऊष्मा हुई वो मान लो 35 है, तो इस 35 पे ये फर तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए न्यूनतम जो ऊर्जा चाहिए वो कितनी चाहिए? 40 चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इसमें आ जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। तो बात ये समझ में आ रही है, जिसका कार्य फलन कम होता है, इधर इसका कार्य फलन कम है, जिसका कार्य फलन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और जिसका कार्य फलन ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो अब हमारा सवाल क्या था? सवाल ये था कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर क्यों आते हैं, या फिर कहें तो कांच की छड़ी धनात्मक क्यों होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कांच की छड़ का कार्य फलन क्या है? कम है, जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर लिखते हैं, कांच की छड़ का कार्य फलन कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए वो कम होती है, आसानी से ये ऊर्जा त्याग करता है। इस कारण कार्य फलन कम होता है। इस कारण कांच की छड़ आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। इस कारण कांच की छड़ कम ऊर्जा पर ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है
तथा धन आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए, अगर इसका उत्तर शॉर्ट में लिखा जाए तो हम कहेंगे कि वर्क फंक्शन किसका, काज का, ठीक है, इज लेस देन वर्क फंक्शन किसका, सिल्क का। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, कार्यफलन कम होगा, वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और दूसरे को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास एक सवाल। अगला सवाल यहाँ पे इसी के साथ हम तैयार कर चुके हैं कि कार्यफलन किसे कहते हैं। यहीं पे हमने इसकी परिभाषा भी लिख दी है, कार्यफलन किसे कहते हैं, लेकिन सवाल अब लिख देते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारे पास, कार्य फलन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन क्या है, तो वर्क फंक्शन क्या है, एक न्यूनतम ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ठीक है, तो उत्तर लिख देते हैं। क्या उत्तर आएगा, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम शब्द जोड़ना जरूरी है, न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन कहते हैं कि कम से कम कितनी ऊर्जा दी जाए पदार्थ को कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है घर्षण से किसी भी वस्तु से, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, मतलब कौन सी वस्तु से कौन सी वस्तु की ओर जाएंगे। घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में, घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की दिशा किस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है का मतलब किधर से किधर होती है। किस प्रकार होती है का मतलब किस प्रकार होती है, मतलब किधर से किधर होती है। तो यहाँ पे हमें क्लियर है इस एग्जाम्पल से कि जिसका कार्यफलन कम होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिस वस्तु का कार्यफलन अधिक होता है उधर की ओर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, बस यही बात लिखनी है। घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में घर्षण द्वारा आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन की वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की और गति करती है। या हम ऐसा लिख सकते हैं, स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है, कम कार्यफलन से अधिक कार्यफलन की ओर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें कांच की छड़ और सिल्क के कपड़े की, तो कांच की छड़ का कार्यफलन कम रहता है, तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े की ओर जाएंगे। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार की विधि है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, खाली कंसेप्ट याद रखने के लिए ले रहे हैं। घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार की विधि है
सिंपल सी बात है कि घर्षण जब होता है तो जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन, आवेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को आवेश देने की क्रिया। आवेश देने के लिए हम इलेक्ट्रॉन या तो निकालेंगे या उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। घर्षण द्वारा आवेशन समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश प्राप्त करने की विधि है। प्राप्त करने की विधि है। प्राप्त करने की विधि है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आता है विधि है। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, कुछ खास बातें। कोई भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है वो प्रेरण द्वारा आवेशन आएगा। प्रेरण द्वारा आवेशन आएगा और चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, और सेकंड इसके बाद वीडियो आएगा चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।